तो cos ऑफ 90 क्या हो जाएगा? 0। जीरो। फिर क्या बोलेंगे हम कि वर्क डन इज जीरो। 0। 3 केसेस थे। पहला केस है जिसमें थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जब थीटा बिटवीन 90 एंड 180, तो वर्क डन क्या आया? नेगेटिव। और थर्ड केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, तो वर्क डन क्या आया बच्चे? जीरो। 0। ठीक है। फिर उसके बाद हमने रिजॉल्व फॉर्म में डिस्कशन किया कि फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट है, बोथ ऑफ देम आर गिवन इन रिजॉल्व फॉर्म्स। तो फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो हमने देखा, ऐसे कर लोगे जैसे दिख रहा है स्क्रीन पे। कर लोगे? यस सर। है ना? ठीक है। उसके बाद वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। तो अगर बहुत सारे फोर्सेस होंगे तो उनका इंडिविजुअल वर्क हम कैलकुलेट करेंगे और उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वी विल ऐड द इंडिविजुअल वर्क्स टुगेदर एंड ऑब्टेन द नेट वर्क या फिर टोटल वर्क। ठीक है। ओके जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी बच्चे? देखो नोट्स में लिखवाया होगा मैंने। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg mgh। ये निकाला था ना डेरिवेशन की। ब्लॉक ए बी से चलकर ऑब्जेक्ट ए पर आ जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? h के बराबर। और फोर्स क्या लग रहा है? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड mg के बराबर है, ये फोर्स लग रहा है। तो फिर क्या होगा बच्चे? द वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। और थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा 0 है। थीटा 0 होगा तो कोस कोस 0 जो है 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों का सिंपल जो प्रोडक्ट है वही आंसर आ जाएगा, दैट इज mgh। फिर सूडो फोर्स के बारे में बताया था थोड़ा सा कि सूडो फोर्स इनर्शिया की वजह से आता है। किसी बस के अंदर अगर हम बैठे हैं, एकदम से बस चलना स्टार्ट करे तो पीछे झटका लगता है। चलती हुई बस अगर ब्रेक मारे तो हमारे को आगे झटका लगता है। तो दैट इज ड्यू टू सूडो फोर्स या फिर इनर्शिया की वजह से हमें एक फेक फोर्स महसूस होता है। ठीक है। तो ये अभी डिस्कशन करेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो हमने देखा कि स्प्रिंग फोर्स क्योंकि एक वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम ज्यादा होगी वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो फिर हमने फाइनल जो फॉर्मूला निकाला था स्प्रिंग फोर्स का इंटीग्रेट करके, वो कौन सा था? WS इज इक्वल टू 1/2 K इंटू x1 स्क्र माइनस x2 स्क्र। यहाँ पे WS क्या है बच्चे? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन करेगा? दिस WS इज नथिंग बट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। ठीक है। तो ये हमारा WS है, ये आपने लिख लिया होगा नोट्स में कहीं। फिर बात करी थी कि यार अगर वेरिएबल फोर्स है तो फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ऐसे इंटीग्रेट करके, वी हैव टू इंटीग्रेट f डॉट dx फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। और यही फॉर्मूला हमने लिख लिया था अलग से। ठीक। और इससे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? वर्क डन। है ना? वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर इंडिविजुअली दे रखा हो ऐसे फोर्स रिजोल्व फॉर्म में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी रिजोल्व में दे रखा है, तो वी कैन फाइंड आउट द फोर्स बाय वेरिएबल फोर्स यूजिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स वेरिएबल होगा, एफ वाई भी वेरिएबल, एफ जेड भी वेरिएबल। तो क्या करेंगे? इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन ले लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा while moving from initial position A to final position B. Area under the curve on force displacement graph gives us the value of work done. अगर पॉजिटिव एरिया है तो पॉजिटिव वर्क डन, और अगर नेगेटिव एरिया है तो नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन वाला केस जो था वो किसका था? रिटार्डेशन का केस था, है ना? डी एक्सेलरेशन का केस था। कब था? जब आपका जो एंगल बिटवीन द
फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो जब ऐसा होगा तो सम कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज एफ कोस थीटा विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो फोर्स का जो कंपोनेंट है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे केस क्या था, डिक्रीजिंग द वेलोसिटी मतलब फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर then we can say कि it is the case of retardation, that means velocity is decreasing with time। तो ये आपको मिलेगा कब, थर्ड केस जो था रिटार्डेशन का, और वो जब प्लॉट करोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। नेगेटिव में देखो इधर अगर पॉइंट्स देखते हो तो आपको यहाँ पे वैल्यू फोर्स की फोर्स एक्सिस पे नेगेटिव मिलेगी, तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट विल बी रिटार्डेड, है ना। ओके फिर हमने बात करी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, बताओ। सर हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी मेरी सहायता करोगे, मेरी तबीयत आज खराब है ना, तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा चाहिए मुझे। k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो कैन आई एक्सप्रेस दिस काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम? यस। कैसे करेंगे बच्चे, मास से ऊपर मल्टीप्लाई किया, मास से नीचे मल्टीप्लाई किया, कॉमन लेके वैल्यूज को, और इसको ऐसे ले आए। कैसे ले आए, 1/2m इंटू पी स्क्वायर। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में। कैसे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे p क्या है, लीनियर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू होती है mv के बराबर। ठीक, फिर इसी को p को फर्दर सॉल्व करोगे तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू हाफ, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। यहाँ पे m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। ठीक है, ये कर लेंगे, हमने लिख लिया। इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, ये अभी नहीं बताया है, बताएंगे इसको। और इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स बाय द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो कौन सा पार्टिकल एक दूसरे से कितना दूर रखा है, किस एंगल पे रखा है, कैसे रखा है, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और उसी का एक सब टाइप आपको बताया था, वो क्या था बच्चा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मास ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम अर्थ सरफेस, है ना, ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सरफेस से यानी कि डेटम से, हाइट 0 को बोलते हैं डेटम, और यही हमारा अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस से कितना दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से जो एनर्जी वो पोजेस करता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या आया था बच्चों, बताओ क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाफ kx स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अरे क्या आया था, क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कंफ्यूज तो हो गए। mgh होती है। इतना इतना लंबा चौड़ी बात कर दी तो कंफ्यूज थोड़ी हो जाओगे। तो हमने तो बताया, पहले तो आपको डिस्कशन किया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी तो जैसे अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, है ना। तो ये सारी होती है, उन्हीं का एक सब टाइप होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अर्थ के सरफेस से कितना दूर ऑब्जेक्ट है, तो देख लो यार, आप लिखते तो हो, जब h इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। जब h के बराबर हो गई, यहाँ पे हाइट जो आई वो h के बराबर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी एट एन हाइट mgh। बस इतनी सी बात, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ kx स्क्वायर, ये करके, और देन वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ये वाला, हो गया था स्प्रिंग का क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, यस सर। इसके बाद डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो बच्चे, सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन था, एट द एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट at, कर लिया था, यस सर। नहीं आ रहा याद, कर लिया था ना। लिया था। इसके बाद ये वाला हुआ था, बॉल इज थ्रोन,
ये नहीं हुआ तुम्हारे बैच में। ये करो ये क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन करो। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, अरे क्या हो गया इस पे एकदम से, देखो कुछ हो गया है। हाँ ये करो बच्चे। बॉल इज थ्रोन बट क्यों आ जाता है यार मिटाने के बाद भी, इसमें टैब में कुछ इशू आ गया क्या? मैं थक गया हूँ इसको मिटा मिटा के। एप्पल बोल रहा है कि स्टोरेज खरीदो, ऐसे नहीं करेंगे। सब बच्चे सब बच्चे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, है ना। आज एक दो बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोल पाऊंगा मैं, थोड़ा तबीयत खराब है, तो आप अच्छे बच्चों की तरह एक ही बार बोलने से क्वेश्चन को कर, है ना। नहीं भी हो रहा तब भी आंसर जरूर करेंगे पोल में जाके, चाहे गलत करें चाहे सही, क्योंकि मैं ऑप्शन ई भी ऐड कर दे रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, और ऑप्शन एफ भी ऐड कर दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करूंगा कि इसका आंसर जाके आपको पोल में देना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ नहीं आता बार बार ट्राई करो। मैं 5:44 1 मिनट बाद आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर सॉल्व करेंगे मिलके। ये किसने आंसर किया है सबसे पहले बताओ, एक बार हैंड रेज करना, किसने आंसर किया बच्चे? एक बच्चे ने आंसर कर, ठीक है दिव्या आंसर आना, शाबाश, है ना, बढ़िया बेहतरीन। देखो बेटा क्वेश्चन समझो जिनको समझ नहीं आया। Ball is thrown vertically downwards from a height of 20 meter with an initial velocity of v naught, ठीक है। तो हाइट 0 बोल दिया, दिस इज ग्राउंड, at an height of 20 meters from ground, a ball is thrown vertically downwards with an initial velocity of v naught, ठीक है। दो ऑप्शन थे बॉल को थ्रो करने के, एक ऑप्शन था कि इसको छोड़ दिया जाए, फ्री फॉल करा दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी वेलोसिटी से नीचे फेंक दिया जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, इट इज v नॉट, राइट। अब वंस ये कोलाइड करेगी, ये बॉल बच्चों नीचे कोलाइड करेगी ग्राउंड पे, तो कोलाइड करने के बाद ये बाउंस बैक करती है। बॉल जब भी ग्राउंड पे टप्पा खाती है तो ऊपर जाती है ना। तो जब ये वापस टप्पा खाकर जाएगी तो
वापस ये इसी पॉइंट पर पहुंच पाती है ना, एट एन हाइट ऑफ 20 मीटर वापस पहुंच जाती है। तो अब मुझे बताओ कि अगर इसको छोड़ा होता, ऐसे फ्री फॉल कराया होता, तो क्या ये वापस 20 मीटर की ऊंचाई पे जा पाती बाउंस करके? नो सर। नहीं जा पाती। No, sir. ऐसा हम बॉल से खेलते तब भी ऐसा ही करते हैं ना, कि बॉल को वापस उसी ऊंचाई पे लपकना होता है तो पुश करते हैं नीचे, फिर वापस आती है ऐसे, है ना, नीचे फेंकते हैं फिर वापस आती है। तो वैसा ही कुछ किया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी वी नॉट है, और फाइनली ये नीचे ग्राउंड पर टप्पा खाने के बाद वापस ये ऊपर आ पा रही है 20 मीटर। ठीक है, और 20 मीटर पे आने के बाद जीरो हो जाती है इसकी वेलोसिटी, है ना, ये बात सही है। तो अब बताओ कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। ठीक, जब ये टप्पा खाती है ड्यूरिंग कोलिजन इट लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी। ठीक, अब देखो मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही किया है हाँ, अमरजीत बताओ। नहीं सर, आंसर बता रहा था मैं, बी। बी भी गलत है सब, इसका एक ही आंसर सही है। Sir, A. ए इज द राइट आंसर। अब जिनका ए नहीं आया वो सॉल्व करो, जो गलती है गलती पहचानो। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का क्वेश्चन है बच्चे ये। अब मुझे बताओ, मैं इसको 3 पॉइंट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। पहला यहाँ पे, दूसरा जब ये टप्पा खा रही है, और तीसरा जब वापस ऊंचाई पे पहुंच गई, ठीक है। तो जब वन पे टोटल एनर्जी एट वन, टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल कितनी है Sir, बच्चे? kinetic potential काइनेटिक energy. प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक है कितनी होती है, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉल है। Plus पोटेंशियल mgh. एनर्जी एम जी एच। mgh. ठीक है, तो अब ये नीचे हिट कर रही है पॉइंट 2 पे। पॉइंट 2 पे क्या है, बिफोर कोलिजन तो इतनी एनर्जी रहेगी, कितनी, 1/2 mv² प्लस एम जी एच। क्यों? क्योंकि ना बाहर से भी एनर्जी ऐड हुई ना कुछ हुआ है, ठीक है। एनर्जी उतनी है, काइनेटिक जो थी, पोटेंशियल थी, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, 50% ऑफ द एनर्जी लूज कर देती है, यानी कि टू इज आफ्टर कोलिजन। ये है आफ्टर कोलिजन वाला पॉइंट। तो आफ्टर कोलिजन एनर्जी कितनी बचेगी? हाफ, इसका भी हाफ हो जाएगा। So, half कितना? bit. 1/2 ऑफ एम बी स्क्वायर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर Plus mgh. प्लस प्लस। एम जी एच। तो ये हो गया आफ्टर कोलिजन, तो इतनी एनर्जी बच गई बॉल के अंदर। अब दिस एनर्जी इज देन यूज्ड टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द बॉल, है ना। तो ग्राउंड से ले जाकर इसको h = 20 मीटर पर ये इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी ले जाने के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 2 पे जो एनर्जी थी वही कन्वर्ट होगी बच्चा 3 पे? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होगा खाली। तो यस सर। पॉइंट 3 पे बताओ टोटल एनर्जी, 3 पे टोटल एनर्जी कितनी है? क्या पोटेंशियली बची खाली? नो सर। यस काइनेटिक सर। जीरो है ना भाई, वापिस जाके Yes, बॉल sir. मैक्सिमम हाइट पे गई और वापिस जाके वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है। तो क्या बचा, केवल एमजीएच बच गया, mgh. यस सर, है ना। तो केवल एमजीएच एनर्जी बच गई है। क्या हो गया, मेरी स्क्रीन फ्रीज क्यों हो गई यार? क्या हो रहा है ये? हाँ चल गई। तो टोटल एनर्जी इज mgh 3 पे। तो क्या मैं 2 और 3 को इक्वेट कर दूं इन दोनों एनर्जीज को? भाई यही तो कन्वर्ट हुई है। Yes, sir. 2 पे था हाफ ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी एच, और यही एम जी एच के बराबर होना चाहिए। इनको इक्वेट कर दो तो आपको वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, निकालो।
बच्चों आंसर करो इसका, चैट उसमें पोल में आंसर करो सब बच्चे। वोट करो बच्चों। ठीक है, डाउट है अब इसमें क्वेश्चन में, क्या आएगा आंसर बच्चों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए आएगा। इनको सॉल्व करके आपको वी नॉट की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड मिलने वाली है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है जो इधर यूज किया है, टोटल एनर्जी को, जो सॉल्यूशन है ना इसमें क्या किया आपने, वी फाइनल निकाल लिया, ये बॉल एक्सेलरेट करेगी और वो उससे वी फाइनल निकाल लिया, तो एमजीएच वाला कंपोनेंट हट जाएगा, आपको केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट बचेगा, और फिर उसको कैंसिल आउट कर लो। तो सीधी सीधी बात है, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके जी, अब ऑप्शन ए आएगा। अब जिनसे नहीं हुआ वो इसको दोनों इक्वेशन को, ग्रीन कलर वाली को रेड कलर वाली को इक्वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें बचा नहीं है। हाफ एम जी एच माइनस हाफ एम जी एच करोगे तो 1/2 एम जी एच विल बी इक्वेटेड टू 1/4 एम वी नॉट स्क्वेयर। तो एम एम कट जाएगा दोनों साइड से, वी और एच के टर्म्स में आ जाएगा। एच की वैल्यू 20 दे रखी है, 20 इंटू 4 करके अंडर रूट करोगे तो वापस 20 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो आप, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफरेंस इन वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये याद रखो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई क्या होता है? डिफरेंस इन वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। एक बार ट्राई करो, नहीं तो सॉल्व कराऊंगा। एक बार ट्राई करो इसको। डन सर। क्या है आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है। ठीक है मंजुला। वैसे क्वेश्चन कोलिजन का है बट कर लो यहाँ पे भी, जल्दी से फटाक से सॉल्व कर लेते हैं इसको, एंड विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, मान लो एक का इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया, ये दो बॉल थी, एक का इनिशियल वेलोसिटी u1 बोल दिया, दूसरे का u2 है लेकिन u2 0 है। ये कोलाइड करते हैं, दोनों का मास m है। आफ्टर कोलिजन एक का वेलोसिटी हो जा रहा है v1 और इसका हो जा रहा है v2। ठीक है, V2। मोमेंटम कंजर्वेशन होगा दोनों में, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या मिलेगा, m1 u1 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। V2 ऐसा क्यों मिला बच्चों? क्योंकि m जो u2 0 था, तो अगर m2 u2 भी लिखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और दोनों का मास बराबर है, तो मुझे यहाँ से क्या पता चलता है कि m1 और m2 बराबर है, तो मिल जाएगा u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। V2 ठीक है, इक्वेशन ये मिल गया।
और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है जी? E इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन एंड डिफरेंस इन वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये होगा। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। यू की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1। अब इसको सॉल्व कर लो। निकालना क्या है? रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो आएगा यानी v2 बाय v1 आपको निकालना है। क्या करना है बच्चों? इसको ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो v1 से, है ना? v1 से डिवाइड कर लो। v1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू 1 प्लस v2 बाई v1 डिवाइडेड बाय v2 बाई v1 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। v2 बाई v1 को सॉल्व के लिए ऑप्शन ए आ जाएगा शायद इसका आंसर। हाँ, सर v1 v1 बाई by v1 बाई v2 निकालना है ना? रिस्पेक्टिवली होता है ना वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल आफ्टर कोलिजन, तो रिस्पेक्टिवली v1 बाई v2, सॉरी। ठीक है, ये निकालना है। तो फिर यहाँ पे डिवीजन जो किया आपने, इस डिवीजन को अपन लोग v1 कॉमन ले लेंगे, है ना? तो सॉरी, ये क्या करेंगे? ऐसे कर लेंगे v1 बाई v2 प्लस 1, v2 कॉमन ले लिया ना, और ये 1 माइनस v1 बाई v2। अब सॉल्व कर लोगे तो आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। कोलिजन का क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। अभी कर लेना, या सॉल्यूशन भी दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन also velocities collide। हाँ, ये कर लो बच्चों। ये करने के बाद आपको कंसेप्ट पावर का और 2-3 बातें इक्विलिब्रियम की बताऊंगा, फिर 2 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। किस किस का आ गया ऑप्शन डी? ठीक है, देवांशी का, मंजुला का, शाबाश बेटा। ये बाकी सब बच्चे भी करो। इसमें हमें क्या करना है बच्चे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना, ज्यादा मत सोचो। इसको ऐसे करो, जो सी ब्लॉक है उसका एक काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे ही कोलाइड करेगा तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू ब्लॉक ए, और कुछ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का होता है हाफ ए एक्स। ये यूज करके एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई करो सब बच्चे। सर महालक्ष्मी। हाँ, महालक्ष्मी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, है ना? डी जिनका आया है सही आया है, बाकी सब लोग करो।
करें सोल्व, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है इसका। ओके सर। चलो देखो भाई क्या होगा, प्रॉब्लम को समझो पहले, ठीक है, फिर मैं आपको बेसिक इनिशियली समझा दूंगा, फिर ट्राई दोबारा से करना है इसको, ठीक है। कि प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, इसलिए सब लोग धुआं दे गए, है ना। सुनो अब, a block C of mass m is moving with velocity v naught and collides elastically with block A of mass m, ठीक है। तो ये C ब्लॉक था, इनिशियली v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन। तो एनर्जी इज कंजर्व्ड, कोई भी एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज नहीं होगी, इसे वो बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ब्लॉक सी था बच्चे, ये आता है टकराता है ब्लॉक ए पे, तो जैसे ही टकराएगा तो क्या होगा, इसके आगे तो ये सरफेस है, ये तो स्मूथ है, सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ, तो जैसे ये ब्लॉक ए पे टकराएगा तो क्या होगा, एट जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या होगा कि ब्लॉक ए के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और बची हुई एनर्जी स्प्रिंग एज ए पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। फिर क्या होगा, कोलिजन हो गया तो ब्लॉक सी तो पीछे रह जाएगा, और फिर जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो, और इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, वो इसको बी को आगे मूव कराएंगे ना। तो ए तो मूव करेगा, और जो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी वो बी को पुश करेगी सामने बाद में, आफ्टर द कोलिजन के थोड़ी देर बाद। और जस्ट आफ्टर कोलिजन बोलते हैं कि एट जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो सी ए को टकराएगा, ए के पास काइनेटिक आएगी और स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस में होगा, पहला आपको एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी should be equated to kinetic energy of A just after collision and potential energy of the spring, ठीक है, ऐसा कर लोगे। दूसरा करना पड़ेगा कि 2m मास का जो ब्लॉक था इसकी काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इनको इक्वेट करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर मिलेगा दो इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे हम, वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ब्लॉक, और मास इसका सी का भी मास दिया है, कितना दिया है, स्मॉल एम, और ब्लॉक ए का मास स्मॉल एम है, और ब्लॉक बी का मास है 2m, ठीक है। अब हम इक्वेट कर रहे हैं बच्चे की एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। कोलिजन के बाद यही एनर्जी कन्वर्ट होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए एम, और मान लो इसकी वेलोसिटी आपकी हो गई v1 हो गई, मान लो v1 स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो लेकिन एक्स यहाँ पे दे रखा है, व्हाट इज के इफ एक्स नॉट इज कंप्रेशन, तो आपका कंप्रेशन जो है वो एक्स नॉट है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये आ गया आपका क्या, ये आया आपका एनर्जी ऑफ ब्लॉक सी is converted into kinetic energy of block A and spring, तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, हाफ जो है उसको हटा सकते हैं और m को कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि k एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू मास कॉमन ले लिया और v नॉट स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन बन गई बच्चे कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन से। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ब्लॉक बी जो है ये भी मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी स्प्रिंग के अंदर, है ना। तो ब्लॉक ए तो मूव करता ही रहेगा, ब्लॉक ए को रिटार्ड कोई कर नहीं रहा है, तो जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आई थी उसी से ब्लॉक बी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जो आपका कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आया था, उसी की वजह से ब्लॉक बी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, तो हाफ मास ऑफ ब्लॉक बी इज 2m, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी ये भी v1 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि देखो व्हेन a एंड b इज सेम वेलोसिटी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ a एंड b इज सेम, तो वेलोसिटी ऑफ a एंड b सेम दे दिए, तो मतलब कि ब्लॉक b जो है वो भी वेलोसिटी v1 के बराबर ही मूव करना स्टार्ट कर देगा।
तो दूसरी इक्वेशन मिल गई कि 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2m इंटू v1 का स्क्वायर। तो अब दो इक्वेशन है और निकालना क्या है आपको, k की वैल्यू निकालनी है। तो k निकाला जा सकता है यहाँ से, है ना। किसके टर्म्स में आएगा, v0 और x0 के टर्म्स में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि v1 यहाँ से कैंसिल आउट होने के चांसेस बन रहे हैं। इसको सॉल्व करो, सॉल्व इट फॉर k की वैल्यू के लिए सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आएगा। वैसे फिर बाकी सब लोग जिनको समझ नहीं आया वो ये पूछो कि किया क्या, और जिनको ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई वो k की वैल्यू के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बच्चों समझ आया कि नहीं आया, या ऐसे ही वेस्ट कर दिए 5 मिनट। सर आ गया। किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं आया, समझ किस किस को नहीं आया, एक बार हैंड रेज करो, फिर से एक बार बता दूंगा। प्रॉब्लम समझ आया। वैसे ऐसा क्वेश्चन टफ है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं है। देखो क्या क्या था बच्चों, ब्लॉक ए एंड बी आपस में जुड़े हुए रखे हैं विद स्प्रिंग इन बिट, ठीक है। अब सी जो आया वो किसी वेलोसिटी से आया और ए को हिट करता है, ठीक है। तो जैसे ही ए को हिट करेगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो ए पर तो तुरंत एक वेलोसिटी आ जाएगी, और बाकी जो एनर्जी थी सी की वो कहाँ ट्रांसफर हो गई बच्चे, वो हो गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर। फिर अब देखो सी तो वहीं रुक गया, ए और बी अलोंग विद स्प्रिंग मूव करना स्टार्ट करेंगे, और फिर मोशन जो आएगा ऐसे टाइम पर बताना है आपको एक्स नोट की वैल्यू जब इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। तो जो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आया वही कन्वर्ट होगा किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी के अंदर। तो उसको इक्वेट कर दिया। ऊपर इक्वेशन थी टोटल एनर्जी की, इनको सोल्व करो, के की वैल्यू निकालो, ठीक है। के के लिए सोल्व करोगे तो यू विल गेट डी एज एन राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर ये नहीं भी आया तो ज्यादा टेंशन मत लो, इसको छोड़ो अभी। सॉल्व क्वेश्चन आपको समझ अभी नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करें तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो राइट साइड में, तो मुझे मिल गया कि एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v1 स्क्वायर, है ना। और के एक्स नॉट स्क्वायर ही उधर है, तो मुझे सॉल्व किसके लिए करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट इज के, है ना। के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए मैं कैंसिल आउट तो कर नहीं सकता हूँ, वो इससे बेटर था कि सब्ट्रैक्ट कर लेते यार, है ना। कैंसिल आउट नहीं करना हमने, तो हम क्या करेंगे, a/2 x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर माइनस m v1 स्क्वायर, एंड देन ये हो गया आपका माइनस ऑफ m v1 स्क्वायर। तो ये आपके दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, m v स्क्वायर आ गया, तो आपका k आएगा बच्चे 2m v नॉट स्क्वायर बाय 2m v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर, ठीक है। 2m v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन ही नहीं है, थर्ड 3 आ रहा है, 3 कहाँ से हमने मिस आउट कर दिया क्या, के एक्स नॉट स्क्वायर यहाँ पे सही है, कहाँ गलती हो रखी है बताओ बच्चे। मंजुला आपने सॉल्व कर लिया था, किस किसने किया था, यहाँ पे कहाँ गलती कर रखी है हमने कैलकुलेशन में। 2 ये सही है, के एक्स नॉट स्क्वायर ये भी सही है, एम वी नॉट स्क्वायर ठीक था, एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर ठीक है। तो 2/3 नहीं आ रहा हमारा, वाई नॉट 3। मंजुला आपने सॉल्व किया था बच्चे, सर यहाँ पे m+2m नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, इधर सर आपने सिर्फ 2m लिखा है ना, वहाँ पे m+2m होगा। इधर
सब मोमेंटम जहाँ पे होगा ना, कंजर्वेशन मोमेंटम, हाँ हाँ, तो m+2m इंटू यू होगा। m+2m इंटू यू। नहीं, यू तो था ही नहीं, किधर करना है यार। m+2m इंटू यू तो फिर भी नॉट। m/3 किधर करना है एक बार बताओ आपको, जो मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें किधर लगाया आपने, इसको मिटा देते तो हैं। जहाँ पे आपने 2m लिखा था ना, वहाँ पे m भी प्लस कर दीजिए। मिटा दिया मैंने। ठीक है, इसको अभी के लिए रुक जाओ, इसको छोड़ देते हैं, करेक्ट सॉल्यूशन के साथ में दे दूंगा आपको, ठीक है। अभी समझ भी नहीं आ रहा है सबको, और सॉल्यूशन यहाँ वैसे दिया हुआ है, ये समझ आएगा नहीं इसमें, ये है, ठीक है। दो मोर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है, वो एक बार कंसेप्ट समझा के आपको पढ़ाता हूँ, देन वी विल कम बैक टू द सेम क्वेश्चन अगेन, ठीक है। एक बार समझो आप लोग कि पोटेंशियल एनर्जी जो था हमने पढ़ लिया था, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया कि वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं, दो फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स इज समथिंग व्हेन द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, है ना। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ रहेगा, राइट। और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ रहेगा, जैसे कि ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो वर्क डन जो है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर 1 इज द इनिशियल पोजीशन, 2 इज द फाइनल पोजीशन, तो आपका वर्क डन कितना होगा बच्चे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का एनर्जी डिफरेंस, यानी कि अगर 1 इज एट ग्राउंड और 2 किसी हाइट h पे है, तो वर्क डन विल बी mgh, है ना। जीरो पे जीरो वो है एनर्जी, और जब ये पॉइंट 2 पे चला गया तो वहां पर जो आपकी एनर्जी है वो कितनी है? mgh के बराबर। तो mgh जो एनर्जी आई वो एक्सटर्नल वर्क की वजह से आई है, ठीक है। तो दिस इज द केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, है ना, जैसे मैग्नेटिक, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जहां भी फील्ड होगा, जहां भी पोटेंशियल की बात होगी, वहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस ही होंगे, राइट। अब देखो, ये हो गया। दूसरा, अब देखो कि अगर मैं पॉइंट 1 से चला और घूम के वापस पॉइंट 1 पर ही आ गया राउंड ट्रिप में, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रिप जो 1 से 2 जाने में मुझे वर्क डन करना पड़ा, और 2 से 1 आया तो वापस मुझे वर्क वापस मिल गया, है ना। एनर्जी विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू द वर्क। तो वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप ऑन इन ए कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वहां पे राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल। क्यों? क्योंकि 2 से 1 पे आए तो रिकवर हो गया, 1 से 2 पे गया तो आपका वर्क जो था डन किया मैंने, वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक एंड स्प्रिंग फोर्स, ये सब एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के, ठीक। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट मतलब एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होगी, डिसिपेटिव नेचर के फोर्सेस नहीं होंगे। एनर्जी जो है वो या तो स्टोर हो जाएगी या वापस आपको रिकवर वापस मिल जाएगी, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा। नॉन कंजर्वेटिव में आपको एनर्जी वाला कंसेप्ट समझ में आएगा अच्छे से, जो वहां पे थोड़ा कम समझ आता है। अब देखो, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पाथ। तो ये मैंने बताया आपको कि ए से बी जाना है मुझे, या ए से पॉइंट सी पे जाना है, तो ये ऐसा करने के मल्टीपल तरीके बच्चा, है ना। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का सबसे पहले एग्जांपल देख लो, फिर अच्छे से समझ आएगा। फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग की बोले तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ये गलत है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन और एयर ड्रैग क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा हूँ, एक तो तरीका था कि इसको सीधा सीधा ले गया पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मैं इसको सीधा सीधा ले गया, ठीक, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं बिल्कुल घिसड़ाते हुए ले जा रहा हूँ, तो कौन से में ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा? स्ट्रेट वाले में
यस सर, सेकंड वाले पे। सीधा सीधा ले गया तो ज्यादा वर्क डन करा कि घुमा फिरा के ले गया तो घुमा फिरा है ना। आप भी खुद कोई ऑब्जेक्ट पकड़ो और उसको घसीटते हुए ले जाओ तो ज्यादा एनर्जी किस में वेस्ट हो जाएगी बच्चे? ज्यादा एनर्जी किस में वेस्ट हो जाएगी? जब आप लॉन्गर पाथ यूज करोगे, है ना। तो लेंथ ऑफ द पाथ की वजह से वर्क डन जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है आपका वहां पे। फ्रिक्शन हमेशा डिसिपेट कर रहा है एनर्जी को। तो क्या टोटल एनर्जी कंजर्व है? नहीं है। एनर्जी इज ऑलवेज डिसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ हीट। तो ये आपका आ गया क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पाथ। वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। वर्क डन तो जितना आप घुमाते जाओगे ऑब्जेक्ट को उतना ही वर्क डन करते रहना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे। वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल। वर्क डन कभी भी वापस रिकवरेबल फुल्ली नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ वर्क डन किया तो हीट में कन्वर्ट हो गया, और हीट से कुछ तरीके से थर्मोडायनेमिक सिस्टम कुछ लगा के यू कैन रिकवर सम अमाउंट ऑफ वर्क बट नॉट द कंप्लीट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द इनिशियल वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका आ गया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव की वजह से ही पोटेंशियल जनरेट होता है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स होते हैं जहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में ही डिपेंड करता है वर्क डन, तो उन्हीं की वजह से डेवलप होता है पोटेंशियल। और उसी का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था अभी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वही क्या है? mgh। और उतना ही वर्क आपने किया था। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स कितना आया था बच्चों? हमारा क्या आई थी वैल्यू? बताओ। mgh के बराबर है ना। mgh वर्क डन mgh था, और उतना ही देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब डिस्कस किया तो उतनी एनर्जी आपको मिली। तो यहाँ पे वर्क डन इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स में हमेशा एनर्जी जो है, वर्क डन जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और वापिस रिकवर हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने पर स्प्रिंग उस एनर्जी को स्टोर कर लेगा, जैसे छोड़ोगे वापिस रिकवर हो जाएगी। इसके बाद एक चीज होती है हाँ जी सर, स्प्रिंग कंजर्वेशन है या नॉन कंजर्वेशन? स्प्रिंग देखो यार, अगर थियोरेटिकली देखो तो स्प्रिंग कंजर्वेटिव है, अदरवाइज वैसे देखो तो स्प्रिंग के अंदर कुछ इंटरनल फ्रिक्शन होता है ना। तो स्प्रिंग का हम मास 0 ले लेते हैं वैसे भी, जैसा हम उसमें लेते हैं ना, क्या बोलते हैं स्ट्रिंग में और पुली में, वैसे ही स्प्रिंग है ना। वैसे ही जैसे पुली को मास लेस अज्यूम करते हैं, वैसे स्प्रिंग को भी मास लेस अज्यूम कर लेते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन 0 कर देते हैं। तो अगर आप रियल स्प्रिंग की बात करो, रियल लाइफ में जो स्प्रिंग है, तो उसको हम टोटली नहीं बोल सकते कि पूरे की पूरी एनर्जी रिकवरेबल है, क्योंकि आप जब उसको कंप्रेशन और एक्सपेंशन करते रहोगे तो स्प्रिंग गर्म हो जाएगा। तो आपने जो वर्क डन किया उसका कुछ पार्ट तो कन्वर्ट हो गया ना हीट में, तो टोटल रिकवरी नहीं हो पाई। तो लेकिन अगर आइडियल स्प्रिंग की बात करो तो उसमें जो आप कंप्रेस करोगे तो वो एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, छोड़ोगे तो वापस रिकवर होगी। अगर फिजिक्स में क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिखे तो क्या बोलना है? स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यस बच्चों, तो कहीं भी अगर पेपर में आ जाए, कहीं भी आए, तो आपको कंजर्वेटिव बोलना है। बट रियल लाइफ में कंजर्वेटिव की तरफ ज्यादा प्रॉपर्टी है उसकी, और नॉन कंजर्वेटिव की तरफ ज्यादा कुछ है नहीं। तो अगर एग्जाम में आएगा तो क्या बोलोगे? स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? 3 तरीके का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखो इसको है ना चित्र से समझते हैं। सबसे पहला ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। तो आपको ये पहाड़ दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। इसके जस्ट ऊपर एक बॉल रख दूं मैं, और ये बॉल बिल्कुल बैलेंस कर रखी है मैंने, तो क्या ये बॉल के ऊपर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड है? बॉल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। ठीक है, अब मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दूं, हल्का सा डिस्टर्ब कर दूं, तो क्या होगा इसके साथ? नीचे गिर जाएगी, लुढ़क जाएगी, है ना। और फिर लुढ़क के नीचे जाके किसी नई पोजीशन पे जाके फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। यस ठीक है, नीचे जाके शुरू की। तो जब ये ऐसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखी है यानी 1 पे, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, कि दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है बट अनस्टेबल वाला है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जैसे डिस्टर्ब करोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है किसी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेगा, न्यू इक्विलिब्रियम, है ना, न्यू कंडीशन को अचीव कर लेगा, और वहां पे जाके रुकेगा। वापिस इस वाली पोजीशन पे तो खुद से
नहीं आएगा। क्या आता है ऐसे भाई? जो बॉल नीचे लुढ़क गई, मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, जो चीज नीचे गिर गई, क्या वो वापस फर्स्ट फ्लोर पे आती है? नहीं आती है। नो सर। उसको उठा के ले जाना पड़ता है, उस पर वर्क डन करना पड़ता है। तो वो क्या थी, ये इस तरीके का जो कंडीशन रहता है, जब इनको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अनस्टेबल समझ आया? कि थोड़ा थोड़ा समझते रहो, बस तीनों चीजें एक साथ देखोगे तब समझ आ जाएगा। फिर ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कंचे का गेम खेले हो, मार्बल्स खेले हो ना? सर। खेले तो देखा तो सबने होगा यार, खेला नहीं तो देखा। छोटा सा अब ये गड्ढे में। हाँ, अब ये गड्ढा है वो कंचे वाला, ठीक है। अब इसमें कंचा बैठा हुआ है। अब देखो अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ ऐसे, तो क्या होगा, ये थोड़ी देर ऐसे झूलेगा और फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। यस सर। ये गड्ढे में कोई चीज गिरी हुई है, उसको तुम थोड़ा सा छेड़ दो तो थोड़ा इधर उधर होएगी, ऐसे चमक करेगी और फिर वापस वहीं पे रुक जाएगी। वहीं पे आ जाएगी। तो ये बताओ कि न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड ओल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों सेम है कि नहीं है? सेम सर है है। सर। सेम है। तो इसको क्या कहेंगे, स्टेबल वाला इक्विलिब्रियम है। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है डिस्टरबेंस के बाद भी इसी पे आके रुकेगा ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, ओके। और एक थर्ड होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये आपका घर का फर्श बराबर है, स्ट्रेट है, बिल्कुल पैरेलल टू द अर्थ है? यस सर। अब इसके ऊपर कोई बॉल रखी हुई है, अब इसको लुढ़का दो तो क्या होगा, ये तो खोई खोई सी है, ऐसे जाएगी और लुढ़कती लुढ़कती जहां जहां मन करेगा वहां रुक जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे आई और रुक गई, तो इसको कोई मतलब नहीं है, इसके लिए हर पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अब देखो इन तीनों को इकट्ठा रख के देखते हैं और फिर एनर्जी की बात करते हैं, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम। तो जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, बट वो इक्विलिब्रियम में था फॉर द टाइम बिंग। जैसे आपने डिस्टर्ब किया तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और ऐसे नए पॉइंट पे जाके रुकेगा, जिस न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रीवियस, है ना, प्रीवियस इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक। स्टेबल इक्विलिब्रियम सेकंड केस, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो आपने फोर्स लगाया, थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, बट वो अल्टीमेटली जाके फिर से मिनिमम पे जाके रुक गया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ये इक्वल है। तो हर जगह, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब देखो मैक्सिमम थी तो डी यू बाई डी एक्स जीरो, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव, है ना। एक्स के साथ, एक्स क्या है आपका, एक्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो और एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो आएगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमम, और फिर यहाँ तो कोई खेल ही नहीं है, जीरो है तो सब जीरो आ जाएगा लाइन से, ठीक है। तो यही है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इन्हीं की डेफिनेशन अगर हम देखें बच्चे, तो if particle is displaced slightly from the position and net force acting on it brings it back to initial position, तो स्टेबल में क्या था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसको वापस उसी पोजीशन पे ले आया, तो कौन सा इक्विलिब्रियम बच्चे, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। If particle is displaced slightly from the position and the force acting on it tries to displace the particle further away from the equilibrium position, थोड़ा सा फोर्स लगाया और जो फोर्स नेट फोर्स डेवलप हुआ वो उसको और दूर ले जा रहा है, तो वो कौन सा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। independent of a system's displacement from its original position। The neutral equilibrium is independent of system's position, कितना डिस्प्लेस कर दो इतना कर दो कि वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। अगर कभी जिक्र आ जाए, कभी चर्चा आ जाए, कभी दिमाग में सोचनी पड़ जाए इस तरीके का कंसेप्ट, तो आप सोच पाओगे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। एक को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जो इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, ठीक है। यस सर। तो अब याद रख लोगे आप। यस सर।
ओके जी, ये डिस्कशन हो गया मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मैकेनिकल एनर्जी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी के कितने कंसेप्ट, कितने पार्ट होते हैं बच्चे? 3। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। बर्नौलीज इक्वेशन में भी हम पढ़ते हैं काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड। तो प्रेशर एनर्जी क्या है, यहाँ जिक्र नहीं होता वर्क पावर एनर्जी में। यहाँ वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही हम बोल देते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये चीज ध्यान रख लो कि अगर क्वेश्चन में वर्ड दिखे कि मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। ठीक है भाई, इतना यहाँ से ध्यान रखना है, बाकी ऊपर वही चीजें लिखी है देखो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को जोड़ दो तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब बात करते हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है ना, इसके बाद क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन और है। अब ध्यान से सुनो, इस कंसेप्ट को अच्छे सुन लो और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, फिर छोड़ दूंगा, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आपका हो गया ये चैप्टर पूरा। ठीक, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क समझ आया बच्चों? समझ आ गया? Yes, sir. एनर्जी समझ आई कि एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है ना? ठीक है, ओके। अब एनर्जी कंजर्व्ड रहती है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर, और एनर्जी डिसिपेट किस में होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी में। लास्ट जो आइटम अपना क्या है? पावर। पढ़ो क्या है? एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज पावर और सिंपली पावर। ठीक है, तो क्या है बच्चे? एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पावर। तो अब बोल रहे हैं, देखो हाँ तनिषा, डाउट है बच्चे? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क को बोल देंगे पावर। ठीक है, या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को बोल देंगे। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होती है और वर्क डन होता है, तो एनर्जी के कंजम्पशन को बोल देंगे पावर, या फिर वर्क को करने के रेट को, रेट ऑफ डूइंग वर्क को भी पावर बोल देंगे। ठीक है, पावर का बेसिक एप्लीकेशन क्या होता है आपकी रियल लाइफ में? क्या एप्लीकेशन है बच्चे पावर का? पंखा कितने वाट का होता है बच्चों? पंखा 220 240। अरे पंखा वाटेज, अच्छा बल्ब बता दो, जो लाइट बल्ब कितने वाट की लाइट होती है घर पे? सर 9 वाट की। 9 वाट की, 15 वाट की, 20 वाट की। तो वाट का मतलब क्या है बताओ? पावर। Power. 9 वाट का मतलब बच्चे है कि ये लाइट 1 सेकेंड में 9 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर देगी। ठीक है, 9 जूल्स ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। 10 वाट का मतलब है 10 जूल ऑफ एनर्जी। 20 वाट का मतलब 20 जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस लाइट इन 1 सेकेंड। इसलिए वाट जो बोलते हैं वो पावर है ना। कितने पावर की लाइट है? 20 वाट की। कितने पावर का पंखा है? 40 वाट का। ऐसे बोलते हैं हम, है ना। तो जब वाट का मतलब है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क कहाँ से पता चलेगा? आपने सुना है हॉर्स पावर का नाम सुना है? हॉर्स पावर इंजन के लिए यूज करते हैं कि जैसे एक इंजन हो। अब मुझे बताना, एक है स्प्लेंडर बाइक, है ना, हीरो की स्प्लेंडर बाइक, और एक है केटीएम की ड्यूक बाइक। कौन सी ज्यादा पावरफुल है? KTM की। ड्यूक पावरफुल है ना, केटीएम की ज्यादा पावरफुल है। अब आपने तुरंत बता दिया व्हाई? बिकॉज केटीएम बाइक हैज मोर कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, ज्यादा वर्क कर सकती है एक गिवन टाइम में। आप एक्सेलरेट करोगे तो 2 सेकंड में वो ज्यादा दूर चली जाएगी। यस Yes, sir. है ना। तो उसने एक गिवन टाइम में ज्यादा वर्क आउटपुट कर दिया, इसलिए क्या बोला कि मोर पावरफुल इज केटीएम ड्यूक। यस, तो इसी तरीके से बोलते हैं कि ज्यादा पावरफुल गाड़ी कौन सी है? जिसका इंजन ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सके, ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर सके एक गिवन टाइम में। तो वर्क पावर इज वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो जैसे लाइट का एग्जांपल लिया तो बल्ब हमारा 9 वाट कंज्यूम कर रहा था, और
अगर इंजन की बात करें तो 3 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा था, है ना, तो ऐसा होता है। अब बात करते हैं एवरेज पावर, पी एवरेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन डेल्टा टी, लिख लो ये कहीं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होगा पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो क्या था, वर्क डन। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम ही पावर होता है, तो हमने लिख दिया पावर इज नथिंग बट फोर्स इंटू वेलोसिटी। लिख लिया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम एंड पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, फिर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 वर्क अपॉन डेल्टा टी, है ना। और यानी कि बोले इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 3 फॉर्मूला है, लिख लो, लिख लिया तो थम्स अप दे दो, और फिर 2 क्वेश्चन है वो कर लेंगे। लिया यार, मैंने बोला था आपसे वैसे कि आज तुम्हें साथ देना है मेरा, है ना। मैंने एक टफ क्वेश्चन स्टार्ट किया, तुम लोगों ने करा ही नहीं। शेयर ड्रॉप इट टू माय आईपैड। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस भेज दिए मैंने इसमें। बच्चों करते हैं हम पहला सवाल। पावर का फॉर्मूला लिख लिया, अब क्वेश्चन करेंगे। खुल क्यों नहीं रहा यार ये, कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। गूगल मीट में दिक्कत आ गई, या तो टैब में तो नहीं आई होगी। गूगल मीट ऐप बहुत देर में खुल रहा था आज, तो देखो ये खुल ही नहीं रहा है, हैंग हो गया क्या। दो क्वेश्चन है आसान आसान से, ठीक है। अच्छा, आपका जो पेपर होगा बच्चों अब संडे को, उसमें कौन सा चैप्टर आएगा, 3 चैप्टर आएंगे। पहला है आपका मोशन इन 1D, दूसरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और थर्ड वन इज वर्क पावर एनर्जी। खुल ही नहीं रहा है यार ये, रुको एक सेकंड क्या है। एक सेकंड, दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, गूगल मीट ऐप ही बंद करना पड़ेगा। कोई डाउट है बच्चों अभी, तो कुछ No, बच्चे sir. इतने समझदार चले गए हैं, है ना। 3-4 बच्चे ड्रॉप कर गए, अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए ना क्वेश्चन खोलने में, मतलब इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि चले गए हैं क्लास छोड़ के, है ना। अभी उनका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा सिमिलर क्वेश्चन, धुआं दिखेगा तुम्हें, फायदा क्या। तो 2 क्वेश्चन और है, मैं तो बोल रहा हूँ पहले छोड़ दूंगा आज थोड़ा सा, जैसे आप 2 क्वेश्चन खत्म करो आपकी छुट्टी। क्यों नहीं रहा है यार ये। चलो एक काम करो, मैं अपने लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करो। एनोटेशंस काम नहीं करेंगे बट मैं आपको सॉल्यूशन समझा दूँ। स्क्रीन
आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो करो। 1 kilowatt motor pumps out water from a well 10 meters deep. Calculate the quantity of work pumped out per second. What quantity of water pumped out? 10 मीटर गहराई से 1 किलोवाट का मोटर वाटर पंप करता है. क्वांटिटी ऑफ वाटर पंप्ड आउट इन 1 सेकेंड. Assume the efficiency to be 100%. एफिशिएंसी 100% अज्यूम कर लो. करो. पावर दे दिया आपको. पावर कंज्यूम्ड इज 1 किलोवाट. बच्चों आंसर आएगा ना तो अनम्यूट करके बताना मुझे. आप लोग दिख नहीं रहे हो. अरे खुल तो गया. टैब में खोल दो. चलो जी. क्या दिया है क्वेश्चन में? हुआ किसी का? Sir, 10 kg. 10 किलोग्राम पर सेकेंड. No, sir, सिर्फ kg. नहीं रुको रुको. देखो क्या होता है. पंप का मतलब क्या है? देखो बच्चे. वेल 10 मीटर्स डीप. एक कुआं है जो कि 10 मीटर गहरा है. उसमें नीचे क्या है? पानी है. अब आपने क्या करा? एक पंप लगाया. पाइप लगाई. ठीक है बच्चे. ये पंप लगा दिया और ये पानी ऊपर लेके आ रहा है. ठीक है. कितनी ऊंचाई पे? 10 मीटर की ऊंचाई. तो जो टोटल पंप किया वाटर, कितनी ऊंचाई पे पंप किया? 10 मीटर. राइट बच्चों. ये है पंप. पंप है तो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. सिंबल होता है क्लॉकवाइज का. ठीक है. अब देखो पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप कितना गिवन है? 1 किलोवाट. पावर क्या है? 1 किलोवाट. यानी कि 1000 जूल्स पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. 1 किलोवाट इतना एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है. अब ये एनर्जी जा किसके पास रहा है बच्चों? बताओ. ये एनर्जी पंप ने तो कंज्यूम कर ली. 100% एफिशिएंसी कर लो कि किसके पास जा रहा है ये एनर्जी? पानी के पास. Water. हाँ भाई. पानी की मान लो कि जब ये 10 मीटर गहराई पे था, यहाँ पे मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो 10 मीटर ऊंचाई पे पानी को ले जा रहा है. 10 मीटर ऊंचाई पे लेके जा रहा है. और 10 मीटर ऊंचाई पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जा रही है? mgh. ठीक है बच्चों. जी की वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूँ 10. ठीक है. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हाइट आपको पता है कितनी है? 10 है. अब देखो मास आपको बताना है. मास इन 1 सेकेंड. मास इन 1 सेकेंड. तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड कितना है? 1000 जूल्स. तो 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी किसको मिल गई अल्टीमेटली जाके? वाटर. वाटर को. तो क्या मैं चेंज इन एनर्जी ऑफ वाटर यानी एनर्जी गेन्ड बाय वाटर इन 1 सेकेंड कितना है बच्चों? फाइनल एनर्जी कितनी? mgh. और इनिशियल एनर्जी
जीरो। 0 फाइनली mgh हो गई और इनिशियली जीरो थी 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड का ही कैलकुलेशन है। अगर मान लो और ये एनर्जी आई कहाँ से, पंप से, तो क्या मैं 1000 को इक्वेट कर दूं, 1000 इज इक्वल टू mgh माइनस जीरो। ठीक है, अब mgh माइनस जीरो का मतलब है कि mgh के बराबर मास आपको निकालना है। जी पता है, जी तो 10 है, हाइट भी 10 है, तो कितना आ गया मास, मास ऑफ वाटर पंप्ड इन 1 सेकंड 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। तो आंसर आ गया फिर 10 किलोग्राम। यस यस कुछ सर। डाउट है इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर ठीक है, अब देखो हमने ये 10 9.8 लेते तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाता। ठीक है, अगर वैल्यू 9.8 दी होती क्वेश्चन में तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाता। फिर हम क्या देखते बच्चों, ऑप्शंस देख के टिक मार्क कर लेते कि 10 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का पंगा रखते ही नहीं। ठीक है, अब समझ आया कि एनर्जी पंप ने कंज्यूम करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 100% एफिशिएंसी एज्यूम करके हमने क्या करा, वो एनर्जी वाटर को दे दी। और वाटर की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली। व्हेन द वाटर वाज एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर, तो जीरो मान लिया। अब जीरो नहीं मानना, आपने बोला कि वाटर ग्राउंड पे पंप हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप ग्राउंड पे जीरो मान लो एनर्जी। अगर किसी बच्चे को उस तरीके से सोचना है कि ग्राउंड तो सर ये था जहाँ पे पानी पंप हो गया, तो यहाँ मान लो यार पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, तो क्या होगा, जब नीचे जाओगे तो क्या होगा, यहाँ नीचे माइनस mgh हो जाएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो उतना ही आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो जीरो माइनस माइनस mgh, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अरे कर लोगे? यस सर। डाउट है तो पूछो। नहीं है डाउट? यस सर, नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन अच्छे से यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, अब ये हो गया। अगर पावर के टर्म्स में करना होता, देखो हमने एनर्जी के टर्म्स में कर लिया, पावर के टर्म्स में करना होता तो क्या होता, वाटर का फ्लो रेट m डॉट जी एच इक्वल्स टू पावर मास फ्लो रेट इंटू, देखो कैसे करते बच्चों, मास फ्लो रेट कैसे आया मैं बताता हूँ। ये mgh था ना, हमने एनर्जी को एनर्जी से इक्वेट किया, इधर कर लेते हैं। मैंने बोला कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाय पंप इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय वाटर। ठीक है, अब मैं एनर्जी को दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दूं इक्वेशन को, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चे, पावर। पावर तो पावर बाय पंप इज इक्वल टू टाइम से डिवाइड कर लो। जी को टाइम से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, हाइट को डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, मास को डिवाइड कर सकते हैं, एम बाई टी इंटू जी एच। और एम बाई टी क्या होता है, मास फ्लो रेट, है ना। पावर इज इक्वल टू मास फ्लो रेट लिखना होता है तो एम के ऊपर डॉट लगा देते हैं और जी एच, तो यानी मास फ्लो रेट होता। तो मास का, वाटर का फ्लो रेट पूछता तो फ्लो रेट क्या है बच्चों, 10 kg पर सेकेंड, है ना। वही तो पूछा कि एक सेकंड में कितना, तो 10 kg पर सेकेंड। तो मास फ्लो रेट की वैल्यू यही आएगी ना। पावर कितनी थी बच्चों, 1000 वाट इज इक्वल टू एम डॉट इंटू जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू भी 10। तो क्या आया, मास फ्लो रेट हमारा क्या आया, 10 किलोग्राम पर सेकेंड। तो अब क्वेश्चन ने मास फ्लो रेट आया, क्वेश्चन में बोला कि एक सेकंड में कितना करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एम डॉट इंटू 1 सेकेंड कर दो तो आपका 10 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन का, बट फ्लो रेट पूछता तो भी हम निकाल पाते। ठीक है, यस सर। चुप क्यों हो जाते हो, समझ आना बंद हो गया क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, एम के ऊपर डॉट लगा दे, वो नहीं समझ में आया बस। चलो अब ये क्वेश्चन करो। One pulley takes 1 minute to raise a box through a height of 2 meters. Another one takes 30 seconds for the same job. Does the same amount of work. And does the same amount of work. Which one of the two has greater power and which uses greater energy?
दो अलग अलग कुली हैं, सेम बक्से को एक 2 मिनट में पहुंचाता है, एक 30 सेकंड्स में पहुंचा देता है, नहीं एक मिनट में पहुंचाता है और दूसरा 30 सेकंड्स में पहुंचा देता है। तो बताओ कौन सा ज्यादा पावरफुल है और कौन सा ज्यादा 30 सेकंड वाला। जो जल्दी 30 पहुंचाएगा सेकंड वो वाला ज्यादा ज्यादा पावरफुल है ना? यस सर। अच्छा, और हाइट ऑफ 2 मीटर, तो मुझे बताओ हाइट जब घटती और बढ़ती है तो हम किसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, कौन से फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं बच्चा? ग्रेविटी। ग्रेविटेशन। क्या ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है? यस सर। है। तो अगर ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि द वर्क डन ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यस Yes, sir. तो यस जब सर। यस सर। दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस हाइट कितना चेंज हो रहा है? 2 मीटर्स। 2 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा? सेम ही होगा दोनों का, इनिशियल फाइनल पोजीशन। तो वर्क डन क्या हो गया? यस सर। तो एनर्जी यूज्ड Same. बाय द बोथ द कोलीज विल बी सेम। भाई एनर्जी energy against a conservative force is utilized and stored in terms of potential energy। तो वर्क डन आप जो भी कर दोगे 2 मीटर इसको रेज करने, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बोथ द कुलीज इज इक्वल, बट Same. पावरफुल Same. कौन सा है, किसकी पावर ज्यादा है? जो सर कुली दो। 30 सेकंड वाले की। जो उस गिवन एनर्जी को कम टाइम में ट्रांसफर कर देगा। तो रेट ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसका ज्यादा होगा वो मोर पावरफुल है। तो जिस कुली का 30 सेकंड में जिसने किया उसकी पावर ज्यादा है। और रिलेशन भी लिखे, मान लो ये 1 मिनट वाले कुली को बोल दिया कुली नंबर 1 और 30 सेकंड वाले को बोल दिया कुली नंबर 2, तो पावर ऑफ कुली नंबर 1 इज हाफ Less द than. पावर ऑफ कुली नंबर 2। ठीक है, आधे Yes, टाइम sir. में कर रहा है तो डबल पावर है। ठीक है, तो पावर ऑफ कुली नंबर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द पावर ऑफ कुली नंबर 1। समझ आया? अब यस सर। Yes sir. एनर्जी कंज्यूम्ड और ये सब करके आपको तीनों चारों चीजें समझ आ गई। अब कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा मैं, रिवीजन क्लास जो हमारी होगी सैटरडे को, उसमें 5-7 क्वेश्चन और करा दूंगा तो आपका बढ़िया से चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तब तक आप इसके क्लास नोट्स को रिवाइज करो। ये 2 क्वेश्चन आपको आज कराए पावर के, वर्क एनर्जी और ये सब तो आप कर लेते हो, बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में भी टारगेट हो गए। तो अब डाउट्स है तो यू कैन स्टे बैक, अदरवाइज वी आर डन फॉर अवर टुडेज क्लास।